हेलो क्लास, होप यू आर गुड। 9 क्लास। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था हमने। यदि देखो उसकी डीप डिटेल में जाओगे तो चैप्टर के लिए कम से कम 10 दिन लग जाएंगे, और वो भी बोर्ड पर है पॉसिबल। मैं आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पूरा पूरा चैप्टर बहुत बढ़िया, इधर भी डिस्कशन डिटेल में बताऊंगा मैं। हम डायरेक्टली नोट्स के बेस पर पढ़ रहे हैं ताकि मैं आपको समझ भी आ सके और आप अच्छा स्कोर भी कर पाओ। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। हमने दे दिया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रांसीसी की क्रांति। कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कौन कौन सी थी? सोशल कॉज हो गया था, इकोनॉमिक कॉज हो गया था, और पॉलिटिकल कॉज हो गया था। ठीक है। ग्रोइंग मिडिल क्लास, फिलोसोफर एंड देयर कंट्रीब्यूशन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में फिलोसोफर का और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन कैसे फैला। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कैसे बना। फ्रांस एबोलिसिस मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। द रीजन ऑफ टेरर, अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। वुमेन रिवॉल्यूशन, abolition of slavery, the revolution and everyday life, rise of Napoleon Bonaparte, legacy of the French Revolution। इंट्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। द सीरीज ऑफ इवेंट स्टार्टेड बाय द मिडिल क्लास शेकन द अपर क्लासेस। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 में। सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्टेड बाय द मिडिल क्लास शेकन द अपर क्लासेस। The people revolted against the cruel regime of monarchy. This revolution put forward the ideas of liberty, fraternity और इक्वालिटी। इस रिवॉल्यूशन ने लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और इक्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया था। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के बीच प्रॉब्लम हो रही थी। लोगों के पास आज़ादी नहीं थी, लोगों के पास कोई भाईचारा नहीं था, रेशल डिस्क्रिमिनेशन हो जाता था, इक्वलिटी कहीं थी नहीं। तो ठीक है, तो रिवॉल्यूशन में सबसे पहले पुट फॉरवर्ड जो किया गया वो लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वलिटी को किया गया। तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। द सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्टेड बाय द मिडिल क्लास shaken the upper classes. The people revolted against the cruel regime of monarchy. The revolution began on 14 July 1789। कब हुआ रिवॉल्यूशन? 14 जुलाई 1789 को, with the storming fortress prison the Bastille। the Bastille जो था, the Porter's prison was hated by all because it disturbed the despotic power of the king। अब अपन बात कर रहे हैं कि कॉजेस क्या थे, क्या कारण थे, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉजेस को। कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सोशल कॉज, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। 18वीं सेंचुरी में द ओल्ड रिजीम इज यूजुअली यूज टू सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। हाँ, कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात हो रही है। द टर्म ओल्ड रिजीम इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द फ्रांस बिफोर 1789। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। फर्स्ट ई स्टेट क्लर्जी, ये मैंने लास्ट सेशन में डिस्कशन कर लिया था। फर्स्ट ई स्टेट क्लर्जी, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन चर्च मैटर। सेकंड ई स्टेट नोबिलिटी, पर्सन हु हैव हाई रैंक इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस। Third estate comprises of big businessmen, merchants, court officials, lawyers, peasants, artisans, landless, labor and servant। ठीक है, first two classes were exempted from paying taxes. They enjoyed privileges by birth। पहले की दो क्लासेस जो थी वो कोई टैक्स नहीं भरते थे, वो सारे प्रिविलेजेस वगैरह जो थे वो एंजॉय करते थे। और नोबिलिटी क्लासेस ऑल्सो एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, और उसके नीचे जो नोबिलिटी क्लास थी वो भी। लेकिन थर्ड क्लास जो थे वो हमेशा सफरिंग करते थे। ओनली द मेंबर्स ऑफ द थर्ड ई स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। डायरेक्ट टैक्स को टेली बोलते थे। ऑल्सो ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर चार्ज आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट और टैबको। ठीक है, उन पर सॉल्ट और टोबैको के आर्टिकल्स वगैरह लगाए जाते थे। टैक्स कॉल्ड द तिथे वॉज ऑल्सो कलेक्टेड बाय द चर्च फ्रॉम द पीजेंट्स। चर्च से भी कलेक्ट की जाती थी किसानों से टैक्स, जो भी बहुत गलत था।
क्लर्जी नोबिलिटी 10% ऑफ द पॉपुलेशन पजेस 60% ऑफ लैंड। 10% पॉपुलेशन जो थी क्लर्जी और नोबिलिटी की, वो 60% लैंड को पजेस करके बैठी थी, उसका स्वामी बनकर बैठी थी। थर्ड स्टेट वॉज 90% ऑफ द पॉपुलेशन बट पजेस 40%। अब जो तीसरी कैटेगरी में जो लोग थे वो 90% थे, लेकिन उनके पास ज़मीन जो थी या कुछ भी था वो 40% के आसपास था, तो पूर्ति तो हो ही नहीं पा रही ना। इकोनॉमिक कॉजेस की बात करें तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस देखो, जो द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। This increased the demand for the food grains, however, production could not keep pace with the demand, which ultimately increased the prices of the food grains. Most workers work as laborers in the workshop. They didn't see increase in their wages. Situation became worse whenever drought or hail reduced the harvest. This led to the scarcity of food grains or subsistence crisis, which started occurring frequently during old regime. पॉलिटिकल कॉज कौन कौन से हो गए? लुइस 16वां जो था पावर में आ गया 1774 में और फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी, ठीक है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्स हो गए फ्रांस के। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज। फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया, ठीक है, और उनको इंडिपेंडेंसी दिलाने में मदद की फ्रॉम द कॉमन इकोनॉमी से। Britain was added more than billion livers, a debt that had already risen to more than 2 billion livers, ठीक है। ये तो अलग अलग चीज़ें हो गई। हमने डिस्कशन किया कि सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज और पॉलिटिकल कॉजेस क्या क्या थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के, फ्रांसीसी क्रांति होने के। कि मैंने बताया कि भैया नोबल क्लर्जी और नोबिलिटी क्लासेस हैं, उनमें डिस्क्रिमिनेशन होता था तीनों में, ठीक है। ग्रोइंग मिडिल क्लास कैसे ग्रो हुई? द 18th century विटनेस द एमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स टर्म द मिडिल क्लास हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू ओवरसीज ट्रेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोफेशंस। दिस क्लास वॉज एडुकेटेड, बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेजेस बाय बर्थ। क्या हुआ कि इसमें बताया गया कि कोई भी ग्रुप जो है वो मतलब अपने बर्थ से पहले कोई किसी प्रकार का राइट नहीं मिलेगा उसको। ऐसा नहीं होगा कि तुम नोबिलिटी क्लासेस के हो, क्लर्जी क्लासेस के हो तो तुम्हें राइट मिल जाएंगे और बाकी सब लोग ऐसे ही बेकार हैं, बेवकूफ़ हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिलोसफर एंड देयर कंट्रीब्यूशन रिवॉल्यूशन, जॉन लॉके, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, ये अलग अलग टाइप के फिलोसफर थे। अभी आप इतना ही पढ़ो क्योंकि ये चैप्टर बहुत थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको, लिटिल बिट आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन हम फिर भी इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये हिस्टोरिकल पार्ट है और हिस्टोरिकल पार्ट बहुत सीरियसली करने से ही हो पाता है। तो अभी के सेशन में इतना ही कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे और डिटेल्ड में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंड दिस सेशन। थैंक यू।